दो फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं, जब तक आउटपुट नहीं आए तब तक वो काम को माना नहीं जाएगा। जब तक आउटपुट आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आउटपुट आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। यदि आउटपुट नहीं आ रहा है तो फिजिक्स में बोलेंगे वो काम हो नहीं रहा है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे एक दीवार है और इसमें धक्का मार रहा है, दीवार आगे बढ़ नहीं रहा है, तो धक्का मारने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है? 0 है। यदि आउटपुट 0 है तुम्हारा तो वो काम क्या होगा? वो काम को काम नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे कामलेस काम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्या है? आउटपुट आना। ठीक है, क्या हुआ? कहाँ था देवानंद? यहीं पे था? तुम बाहर से आया कभी यहीं पे है? वही ने पूछे कहाँ पे था। ठीक है चलो हटाओ, जहाँ भी था। फिजिक्स में जब तक आउटपुट नहीं आ जाता तब तक वर्क 0 ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिजिक्स में जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक वर्क क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। क्यों स्माइल मार रही है? ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्क आउटपुट आना। ठीक है, सपोज करो कि हम यहाँ पे कोई वाल है, ये हमारा वाल है, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। यदि फोर्स में कुछ प्रकार, ये इस वाल में कुछ प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है या कोई प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क 0 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क होता क्या है। सबसे पहले वर्क डिफाइन करते हैं। तो बचपन में क्या पढ़े वर्क के बारे में? वर्क बोलता है क्या? यदि तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फोर्स इधर लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब इसमें फोर्स लगने के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तब बोलेंगे इस पे क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। जब तक ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ तब तक इस पे काम करना कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो काम कब होगा? वर्क कब कहलाएगा? वर्क तब कहलाएगा जब बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड। बॉडी विल बी डिस्प्लेस। बॉडी डिस्प्लेस कब होगा? जब तुम्हारा फोर्स नॉन जीरो होगा। नेट फोर्स तुम्हारा नॉन जीरो होता है। मानो सपोज करो यहाँ एक बॉडी है और इधर तुम लगा रहे हो 5 न्यूटन, इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन, तो तुम्हारा यहाँ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट 0। तो यहाँ जब नेट 0 है तो कभी भी ये डिस्प्लेस करेगा ही नहीं, कभी भी ये डिस्प्लेस करेगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या? कि नेट फोर्स तुम्हारा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात क्लियर है? जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है तब उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तब कहेंगे कि इसका वर्क कितना है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? वर्क कितना उस समय? फोर्स इंटू क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे? अभी हम क्लियर बताएं कि जब तुम्हारा फोर्स लगा किसी बॉडी पे, उस पे डिस्प्लेसमेंट हो। लेकिन ध्यान यहां पे यह रखना है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, यहां लिख देंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये क्या इक्वल है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत यहां तक? डायरेक्ट वर्क क्या है? वर्क बोलता है कि भाई साहब बॉडी को डिस्प्लेस कराना है तब ये कुछ वर्क होगा। वर्क होने के लिए, बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए नेट फोर्स तुम्हारा मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉन जीरो फोर्स होगा तभी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसी प्रकार डिफिनेशन क्या हो गया तुम्हारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ध्यान यह रखना है कि फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर, मैं सपोज करो कि ये हम यहाँ ऐसे हैं और कोई पेड़ धक्का मारता है, तो धक्का मारा, हम यहाँ ऐसे आगे आ गए, तो धक्का भी किधर मारना पड़ेगा? ऐसे मारना पड़ेगा। यदि हम धक्का ऐसे मारेंगे तो क्या डिस्प्लेस करेगा? इधर।
करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट उधर होना चाहिए जिधर फोर्स और डायरेक्शन होना चाहिए। तब जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तब वर्क का डिफरेंशियल ये होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हो कि हमेशा सेम होगा। जिससे मानो कि ये बॉडी है, ठीक है, जैसे एक सूटकेस होता है, वो बैग और उसमें एक ट्रॉली बैग होता है, उसको ऐसा करके खींच के ले जाते हैं, पर खींच के ले जा रहे हैं ऐसे करके। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली किधर हो रहा है? देखो बैग तो इधर चल रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन इधर है, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर इधर हो रहा है। अब हम जस्ट बताएं वर्क का डिफरेंशियल क्या कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन उधर ही लाना पड़ेगा। दैट मींस फोर्स का इफेक्ट हमको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की ओर। 4 टाइम मान लेते हैं यहां एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब हमको बताना है क्या कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा? क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि फोर्स की वर्क निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को कितना फोर्स लग रहा है ये जानना जरूरी होता है। जैसे बताएं, तो अब इसको बताने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसके साथ हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। लेकिन 4 टाइम वो तुम नहीं भी जान रहे हो तो देखो आराम से। यदि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट s है, इधर लगा तुम्हारा फोर्स F, यहां पर एक 90 डिग्री लगाओ, ये थीटा लगाओ, ठीक है। तो अब यहां बता थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? B/h, ठीक है। तो यहां B क्या है तुम्हारा? S, ठीक है। तो ये S का डायरेक्शन है और यहां तुम्हारा ये क्या है? फोर्स F। तो S के डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? F cos थीटा हो जाएगा, गुना कर देंगे तो F cos थीटा, ठीक है। तो सिंपली तुम ये बात तुमको समझ में फिर तो नहीं आ रहा है, तो बस इतना समझ लो कि जो फोर्स का पावर इसके डायरेक्शन में कितना होगा, वो होगा F cos थीटा। याद कर लो कितना होगा? F cos थीटा। 11 वाला समझ रहा होगा और दूसरा क्लास वाला नहीं समझ रहा होगा, लेकिन हम समझ लो कि ये कितना होगा? यहाँ पे F cos थीटा होगा। कितना होगा? F cos थीटा, ठीक है। हम क्या बताएं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? F cos थीटा होगा, F cos थीटा। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो अभी जस्ट हम बताएं तुम्हारा क्या वर्क का क्या डिफिनेशन होता है? वर्क के क्वेश्चन क्या होता है हमारा? फोर्स किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये बताया डिफरेंशियल। तो अब देखो यहां पे क्या है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? F cos थीटा है, यहां पे लिख दो F cos थीटा, और यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? S, ठीक, कोई दिक्कत? तो यदि हम इसी चीज को लिखना चाहे तो ये क्या लिखेंगे? यहां पे ये लिखेंगे Fx cos थीटा। तो वर्क का क्या हो जाएगा? Fx cos थीटा। एक्सेप्ट क्लास 11th सब बच्चा को यहां तक समझना है, ठीक, यहां तक। अभी हम बताएं ना कि इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में Fx cos थीटा होगा। ये थोड़ा तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो ये तुम रिजल्ट फाइंड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन 4 टाइम में तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं हो तो हम यहाँ पे तुम लोग को नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन बस इतना बस समझ लो कि इतना होगा Fx cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से ये आराम से निकला जा सकता है, ठीक है। या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक होता है कंसेप्ट, उससे भी ये पता किया जा सकता है। लेकिन तुम अभी तक नहीं पढ़े हो तो 4 टाइम में इसको उधर दिमाग में लोड मत लो, बस इतना दिमाग में ये घुसा दो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? F cos थीटा होगा। इतना तो कर सकते हो ना? ऐसे कर सकते हो इतना? बोलो हाँ। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है ना, इसलिए तो बोले कोई नहीं पढ़ा यहाँ पे, 11 का बच्चा से पढ़ा है, ठीक है। तो
इतना हो गया तुम्हारा, यहां तक क्लियर है। तो क्लास 9 का बच्चा के लिए इतना तक जितना ये बताए ना सब क्लास 9 को पढ़ना है। जितना ये बताएं एफएस कॉस थीटा ये भी क्लास 9 के बुक में है, ठीक है। अब इसके आगे जो लाइन बता रहे हो क्लास 9 वाला नहीं सुनेगा और कोई दिक्कत है, काम उंगली डाल दो। इसके आगे बताओ, यहाँ बताओ यहाँ पे वर्ड क्या होगा, यहाँ बताओ वर्ड को क्या लिख सकते हैं, बताओ। एफएस कॉस थीटा में क्या हुआ, मतलब एफ डॉट कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि वर्क जो है तुम्हारा वर्क ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। किसका, डॉट प्रोडक्ट किसका है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है, फिर वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वर्क क्या हो गया यहां पे, बात में क्लास से बाहर निकाल देंगे, पानी में भीगते रहना। फिर ये हो गया वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं लेट फोर्स इक्वल्स टू तुम्हारा F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, दिस इज द फोर्स, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज S1 I कैप प्लस S2 J कैप प्लस S3 K कैप। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, बताओ कितना होगा, F1 S1 प्लस F2 S2 प्लस F3 S3। तो वर्क हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे F1 S1 प्लस F2 S2 प्लस F3 S3। जिसको ये समझ में नहीं आया है क्लास 11 9 वाला जाकर वीडियो देखेगा फिर से, एक बार वेक्टर नहीं 3 बार वेक्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली इसको गुना करना होता है, क्योंकि i डॉट i 1 हो जाता है और i डॉट j 0 हो जाता है, इसलिए इसका गुना 1 का हो जाएगा, लेकिन इसका गुना 0 हो जाएगा, इसलिए इसका जो i j है 0 हो गया, i k भी 0 हो गया, सिर्फ बच क्या जाएगा F1 S1 बच जाएगा, क्योंकि दोनों गुना क्या होगा 1 होगा, तो सिर्फ ये यहाँ बच जाएगा और सारा जो इसके द्वारा इस पे गुना, इसके द्वारा इसका गुना, सब 0 खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यदि इसको इससे गुना करेंगे 0 होगा, इसको इसको गुना करेंगे बच जाएगा, बच गया यहाँ पे, इसको इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको इससे करेंगे खत्म, इसको इससे करेंगे खत्म, इसको इसको बच जाएगा, तो वही यहाँ बच गया है। नहीं समझ में आ रहा है तो परिणाम है, ठीक है। चलो दो यहां तक छापेगा कौन, 9th वाला, ठीक है, यहां तक छापेगा 9th वाला, उसके बाद 11th वाला छापेगा, ठीक। वी डोंट हैव टाइम, ठीक है। तो वर्क हम क्या बताएं तुम्हारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे सीधा बोलो फोर्स इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सब आज से बाद यही बोलेगा, फोर्स इक्वल टू सॉरी वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, क्या वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा का मान जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। कॉस थीटा का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। अच्छा ये कॉस थीटा है क्या, पर ये बात हम क्लियर कर रहे हैं, यदि किसी को नहीं पता है देखो ये तुम्हारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। खिड़की बंद कर दो, आवाज आ रहा है। जिसको गर्मी लग रहा है पंखा चला लेगा, गर्मी लग रहा है पंखा चला लेगा, वो गर्मी लग रहा है, ठीक। चलो देखो जिसको कॉस थीटा समझ में नहीं आता वो देखेगा, जिसको कॉस थीटा मतलब समझ नहीं आता देखो, ठीक है। दो सपोज को ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना समझ में आता कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों लाइन के बीच के, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बात क्लियर है ना, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाँ ठीक। अब चलो यहां जो एंगल मान लेते हैं थीटा, थीटा क्या है, एंगल है इन दोनों के बीच का, ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या कहला रहा है, थीटा कहला रहा है। जो थीटा के सामने वाला लाइन दिख रहा है ना उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर।
जो थीटा का साथ लगा हुआ उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो cos थीटा बेसिकली है क्या? तो cos थीटा जो है ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है। किन दोनों के बीच में? ये है इसके ये बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो है। किसका? बेस एंड हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो है। मतलब इन दोनों का रेशियो तुम फाइंड करोगे तो cos थीटा का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं? cos थीटा बराबर होता है क्या? रेशियो है किसका? बेस बट्टा हाइपोटेनियस। समझ में आया? cos थीटा बेसिकली है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के बीच का रेशियो है। ठीक है, सो cos थीटा बोलते हैं। क्लियर है? cos थीटा मतलब क्लियर है? cos थीटा का मतलब अब जो रेशियो है ना, ये रेशियो है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करो बेस जीरो हो गया तो बेस जीरो हो जाएगा cos थीटा। बेस को जीरो कर देंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, सबको काम का नहीं है। कौन हंस रहा है? दांत तोड़ देंगे उसमें। क्लास से बाहर सीधा निकालेंगे। मेरे क्लास में इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्त हम तब तक हैं जब तक क्लास के बाहर है। क्लास के अंदर हम जानी दुश्मन बन जाते हैं। हंसेगा दांत तोड़ देंगे सीरियस। कौन हंस रहा था? वो रोहित हंस रहा था। ठीक है, तो अब cos समझ में आ गया। cos थीटा बेसिकली है क्या? रेशियो है दो साइड्स के बीच का। तो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यदि cos थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। जब दो लाइन के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो उस समय cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। बात समझ में आया? ये दोनों लाइन, यदि ये दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, इन दोनों के बीच का लाइन का एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो, उस समय cos थीटा तुम्हारा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जो एक पॉजिटिव 1 होता है। ठीक है, और cos थीटा कब 180 डिग्री कब होता है? 180 डिग्री मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल ऐसा हो, एंगल दो लाइन के बीच का एंगल ऐसा हो 180 डिग्री, उस समय cos थीटा -1 होता है। ठीक है, cos का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करता है। मतलब -1 भी होगा, 0 भी होगा बीच में और +1 भी होगा। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो cos का वैल्यू तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा और देखो यहां पे पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। देखो यदि हम ऐसे बनाते हैं, ठीक, ये बात तुम्हारा 0 डिग्री मानते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा 90 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, जब तुम्हारा मानो लाइन, मानो एक ऐसा है, इन दोनों के बीच में हमेशा cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इन दोनों के बीच में मतलब क्या? 0 से लेकर के 90, लेकिन 90 से कम, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है? cos 90 क्या हो जाता है? 0 होता है। तो 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में यदि कहीं पे भी है तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे यहां पे पहुंच गया cos थीटा 0 यहां पे, और यहां पॉजिटिव, या पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, लेकिन यहां पहुंच गया तो 0। अब यदि यहां पहुंच गया तो अब ये नेगेटिव होता है। यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है। बात क्लियर है? cos थीटा कहां पॉजिटिव होगा? तो लो, थीटा जो है cos थीटा पॉजिटिव कहां होगा? जब एंगल तुम्हारा 0 के बराबर हो, जब एंगल तुम्हारा किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। बराबर हो, बड़ा कैसे लिख देंगे? बराबर हो या बड़ा हो, ये एंगल हो गया। थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या हो? 0 के बराबर हो या बड़ा हो, कहीं मत होता ना। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थीटा क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो किसके? 0 के। और छोटा किससे होना चाहिए? 90 से। क्या हम इक्वल साइन लगाएंगे? नहीं, क्योंकि यदि इक्वल लगा देंगे तो cos 90 0 होता है, तो cos 90 पॉजिटिव नहीं लेंगे, 0 हो जाएगा, वो अलग चीज हो जाएगा। ठीक, यहाँ ये देखो, ये एंगल कैसा एंगल है बता दो? इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा उस समय कॉस थीटा क्या होगा, उस समय कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। जब तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा तो उसमें कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो cos 90 पे क्या होता है, 0। दैट मीन जब थीटा तुम्हारा 90 होगा, और 90 को एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जब तुम्हारा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस समय cos थीटा क्या होगा तुम्हारा, 0 डिग्री। बात क्लियर है। यहाँ पे इस ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन, इस लाइन पे 0 होगा। अब देखो यहाँ पॉजिटिव 0, तो ऑब्वियसली नंबर लाइन देखो 0 है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये वाला एरिया में क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाला बताओ, थीटा जो है तुम्हारा वो किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है। ये यहाँ का कोई भी एंगल, जैसे मान लो ये एंगल है, ये एंगल नापेंगे, ये किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, ठीक है। तो वो क्या है, 90 से बड़ा है। 90 के बराबर करेंगे यहाँ पे, 90 के बराबर नहीं करेंगे, 90 के बराबर तो 0 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। 90 के बराबर यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे बराबर चिन्ह दिए थे, ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। तो थीटा बराबर 90 का होगा तो 0 हो जाएगा, हमको लेना नेगेटिव। तो अब बताओ यहाँ थीटा हो गया, और छोटा किससे होगा, 180 डिग्री से होगा। अब बराबर भी हो सकता है, क्योंकि cos 180 डिग्री जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। थीटा डिग्री जो पता है, डिग्री का क्या मतलब होगा, दो एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। बताए थे ना कि ये दो ऐसे लाइन है, यहाँ थीटा ये है, तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो कॉस, जब थीटा ये एंगल, यदि ये एंगल 0 डिग्री हो रहा है तो उस समय कॉस थीटा क्या हो रहा है, +1 पॉजिटिव। यदि ये एंगल जो है तुम्हारा 90 डिग्री हो रहा है उस समय क्या हो रहा है, 0। और ये एंगल तुम्हारा 180 डिग्री हो रहा है, ये हो रहा है -1। ये बात था, ठीक है। तो ये एंगल क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। उस समय कॉस थीटा क्या है तुम्हारा, नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। तो एक्यूट एंगल पे कॉस थीटा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, 90 पे 0 और ऑब्ट्यूस पे नेगेटिव। इतना तीन बात क्लियर है। चलो क्लियर है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम वर्ग को बताएं क्या, वर्ग क्या था, fx cos थीटा। तो एंगल जब ऑब्ट्यूस था, केस वन किसके लिए, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। पहले एक्यूट का ही बात कर लेते हैं, एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल करने का क्या मतलब हो गया, 0 बराबर थीटा, ये हो गया एक्यूट एंगल, ठीक। इस समय तुम्हारा वर्ग कैसा था, नेगेटिव। वर्ग कैसा होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा बताओ, सॉरी पॉजिटिव। क्यों होगा बताओ, चूंकि cos थीटा इस डोमेन में क्या था, पॉजिटिव था। cos थीटा इस डोमेन में क्या है, पॉजिटिव है। फोर्स हमेशा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आया, ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ 90 से छोटा, एक कौन ये, हाँ 90 से छोटा होगा। कहाँ बड़ा लिखे है, थीटा जो है 90 से छोटा है, इसका मतलब लेस देन, ये ग्रेटर देन नहीं होता इसका मतलब। केस 1, केस 2, देखो क्या बोल दिए, परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर है जो दोनों एंगल, दैट मीन थीटा 90 डिग्री, थीटा 90, दैट मीन्स cos 90 0, दैट मीन्स वर्क जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, fx cos थीटा है, fx cos 90 और cos 90 0, तो ये पूरा 0, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स वर्क क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, 0। बात क्लियर है। वर्क पॉजिटिव आएगा जब एक्यूट एंगल, वर्क 0 आएगा जब, ठीक है, 90 डिग्री। चलो अब तीसरा केस है तुम्हारा क्या, केस 3। एंगल कितना है, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब पता इसमें थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा थीटा है और 180 से कम है या बराबर है, ठीक।
यहां पे एक वर्क क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि चूंकि इस डोमेन में cos थीटा जो होता है नेगेटिव होता है। क्लियर है यहां तक, तीनों पॉइंट क्लियर है? ठीक। लोग क्या मतलब हुआ, सिंपली मतलब हुआ, सपोज करो कि ये ऐसा है और ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, तो फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, जैसे मान लो ये है, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल क्या है, 0 है, इसमें वर्क क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं ना, इसको माथा में ऐसे ले लिए हैं, ऐसा चल रहे हैं, तो फोर्स कैसे लग रहा है इस पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जी। और जी कैसे लगता है हमेशा, नीचे, फोर्स इस पे लग रहा है नीचे और हम आगे इसको ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स कितना होगा, 0। बात समझ में आ रहा है? ये सर पे रखा हुआ है, ग्रेविटी इस पे नीचे लगा रही है और हम इसको आगे ले जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में ले जा रहे हैं, ठीक है, हो ऐसे रहा है, ये हम है, ठीक है, और मेरे सर पे ये है और हम जा रहे हैं आगे, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसके नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg और ये आगे जा रही है, वो ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। इसके द्वारा काम, इस पे यहाँ पे जो काम होगा, यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? वर्क नेगेटिव कैसे होगा, जैसे इधर तो इधर यहाँ तुम उधर जाना, ठीक है, तो वो घूम उधर, ये आदमी उधर आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो ना, हम इधर खींच रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ो ना, आगे यार, हम इधर खींच रहे हैं, तो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और जा किधर रहा है, उधर। दैट मीन्स ये केस क्या हुआ, दूसरा केस क्या हुआ, इसी या ये था सिद्धार्थ और हम इसको इधर खींच रहे थे और सिद्धार्थ इधर भाग रहा था। इस केस में वर्क मेरे द्वारा किया गया काम क्या है, नेगेटिव है, मेरे द्वारा काम किया गया नेगेटिव है। सिर्फ है, समझ में आ रहा है बात? नेगेटिव पॉजिटिव, और ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स डायरेक्शन किधर है। बात समझ में आया? यहां तो तीनों क्लियर है, तीनों बात क्लियर है, ठीक है। हमें धक्का मारे और जिधर धक्का मारे उधर ही भाग गया तो पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन हमसे माथा पे कोई कपड़ा ले लिए और चल रहे हैं, 0, ठीक है। यदि हम खींच रहे हैं इसको और उधर भागले जा रहा है, हमको खींचते हुए, हम इधर पूरा फोर्स लगा रहे हैं, रुक नहीं रहा, वो आगे ही जा रहा है। जब कोई गाड़ी है और गाड़ी को खींचो एकदम जोर लगा और गाड़ी आगे ही जा रहा है, क्योंकि गाड़ी और फोर्स से आगे जा रहा है, तो उस समय वर्क क्या होगा, तुम्हारे द्वारा काम किया गया नेगेटिव। तीनों बात क्लियर है? तीनों पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सपोज करो कि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये दोनों का डायरेक्शन इक्वल है, दैट मीन्स एंगल कितना है, 0। एंगल 0 है, दैट मीन्स फोर्स वर्क, हाँ 0 होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ 90 0 होता है, वो क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। एक्यूट एंगल वर्क, ठीक, पॉजिटिव। यहाँ बोलो वर्क, यहाँ बोलो वर्क, यहाँ बोलो वर्क, अब यहाँ बोलो 90 है, 0, ठीक है, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, ठीक है, यहाँ बोलो, बात क्लियर है, ठीक है। 0 सॉरी, पॉजिटिव 0, नेगेटिव, ठीक है, बात क्लियर है? ये दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसेप्ट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, हाँ हाँ, क्या कहता बोला, हाँ 180 नेगेटिव, ऑब्टयूज एंगल है, यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव 0, आप यहाँ से 0 नेगेटिव 180 तक खेला चलेगा। और दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए सिर्फ 180 तक ही बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ बात और जो बहुत बेसिक बात है, यूनिट बताओ क्या होगा, यूनिट, वर्क का यूनिट। तो वर्क का क्वेश्चन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स को बोलते हैं न्यूटन से, फोर्स न्यूटन से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। न्यूटन का बारे में बात करो, न्यूटन का, न्यूटन निकालो। फोर्स का क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, इसका केजी और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क का यूनिट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत सिंपल किए हैं। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है यहाँ पे न्यूटन, फोर्स यूनिट क्या होता है न्यूटन, और इसका होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख दो मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर। अब जो 1 न्यूटन कितना बराबर होता है, ये यहाँ से फाइंड करेंगे। फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 1 न्यूटन बराबर होता है, फोर्स का हो गया केजी, मास का हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर, 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन में यहाँ पुट करेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यहाँ ये है, मीटर मीटर गुना का स्क्वायर हो जाएगा, केजी यहाँ है, सेकंड का स्क्वायर, तो क्या हो गया वर्क का यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज का नाम दे देंगे, सस्ता नाम, जूल, इसको बोल देंगे 1 जूल, ठीक है। ये क्या है, 1 जूल, तो इसीलिए बोलेंगे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऐसा यूनिट जूल, ठीक है, ऐसा यूनिट जूल होगा, ठीक है। सीजीएस यूनिट पता क्या होगा इसका, तो सीजीएस यूनिट देखो, ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया। सीजीएस यूनिट समझ में आता है, सीजीएस यूनिट, हाँ ग्राम होगा, सेंटीमीटर होगा, टाइम सेकेंड होगा, जहां केजी है वहां ग्राम कर दो, जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर कर दो, जहां सेकेंड है वहां सेकेंड ही रहने दो। ये किसके बराबर होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं अर्ज, और ये हो गया तुम्हारा जूल, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा केजी जो है 1 ग्राम का बराबर होगा, यहाँ 1 केजी 1 ग्राम का बराबर थोड़ी होगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू भी गुना होगा, समझा, वो हम अभी निकाल के बताते कितना होगा, 4 टाइम ऐसे लिख दो, ठीक है। इसका मतलब नोट इक्वल, इक्वल नहीं है दोनों, बस यहाँ बता रहे हैं कि सीजीएस यूनिट कितना है, हम बताते हैं दोनों का। सीजीएस यूनिट हो गया तुम्हारा कितना, ग्राम मीटर स्क्वायर पर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बड़ा कौन कर दिया था यार, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। चलो हमसे ज्यादा क्लास से बाहर निकाल देंगे, दो यहाँ ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ सीजीएस, ये कितना था, ये था तुम्हारा क्या, केजी, ये क्या था, 1 जूल था, 1 जूल। यहां पर कितना अर्ज के बराबर होगा ये निकालना है हमको, 1 जूल कितना अर्ज के बराबर होगा, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले 1 जूल को एक्सपेंड कर दो, तो निकाले तो 1 जूल बराबर क्या था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था लिखा हुआ, यहाँ एक्स मान लेते हैं, यहाँ एक्स निकालना, एक्स को और इसके क्या लिखेंगे, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड की जगह सेकेंड स्क्वायर। तुम लोगों को ये पता है कि नहीं पता, नहीं पता, 1 केजी बराबर होता है 10³ ग्राम, 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 10 उसका स्क्वायर कितना होता है, 10⁻², का सॉरी 2 है ना, 4 का ये, कोई दिक्कत, मैथ 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 बहुत बेसिक मैथ है। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखो, केजी मीटर स्क्वायर, अच्छा चलो अब 1 केजी क्या लिख सकते, इतना ग्राम, 10³ ग्राम, पानी पिलाना कोई हमको। मीटर क्या लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में कितना है, सेकेंड स्क्वायर, यहाँ x इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर,
यक्का 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 कटेगा। ग्राम ग्राम काट दो, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर काट दो और सेकंड सेकंड काट दो। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10⁻⁷। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10⁻⁷। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 जूल, 1 जूल बराबर कितना होगा 10⁻⁷ अर्ज। क्लियर है, क्लियर है। छापो। ठीक है चलो, और सारा लाइट बंद है और लाइन ही कट गया ना। यहाँ का क्लियर है सबको? हाँ नहा के बारिश में नहाओगे बताओ? देखो ऐसा नहीं करो। क्वेश्चन अभी हम क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्क डन क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। टेंशन एक फोर्स है जो रस्सी पे लगता है। टेंशन एक फोर्स है जो स्ट्रिंग या रस्सी पे लगेगा, ठीक है। टेंशन फोर्स के द्वारा किस पे, पेंडुलम मोशन में। ये पेंडुलम है और ऐसे मोशन कर रहा है। ये पेंडुलम है हमारा, ये पेंडुलम है और ऐसे मोशन कर रहा है। ये क्या तुम्हारा बॉब है। अब देखो जब ये इधर मोशन, सपोज करो ये यहाँ पे है, हमको निकालना है क्या वर्क डन, वर्क निकालना है। वर्क होता है एफ एक्स कॉस थीटा। यहाँ एफ फोर्स क्या है, यहाँ फोर्स है टेंशन, फोर्स क्या है टेंशन है। डिस्प्लेसमेंट एस मान लेते हैं, चलो कॉस, और हमको एंगल बताना कितना एंगल होगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस केस में क्या करेंगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। बब इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। बब को यहां पे तोड़ दिया जाए तो बब ऐसे फेंका जाएगा, ठीक है। यदि यहां पे धागा तोड़ दिया जाए ये ऐसे चला आएगा। ये जो तुम्हारा बब है, क्लियर है बात। तो अब यहां इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहां 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 0 आ गया। कॉस टेन की वैल्यू कितना होता है 0 होता है। टोटल कितना आ गया वर्क 0 आ गया। अब देखो क्या है यहाँ पे, फोर्स जो टेंशन है उसके द्वारा किया गया काम इन पेंडुलम मोशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। फोर्स के द्वारा किया गया काम इन पेंडुलम मोशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। लेकिन क्या ये जो तुम्हारा टेंशन फोर्स है, ये टेंशन ये टेंशन फोर्स है तुम्हारा। इस टेंशन फोर्स के द्वारा वही भी बोल रहे थे, पर्दा भी लगा देना। दिल तो बता
लेकिन जैसे स्टेटस डालते हैं इंस्टाग्राम में, रितिका तुरंत बोलती है सर टैग कर दीजिए तो हमको, हैं कि तुम घर पे इंस्टाग्राम चलाते रहती है। पूरा नॉलेज रहता है कि कैसे टैग करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं। चलो आए आओ। देखो हम क्या बताएं, देखो हाँ शांति लग रहा। हाँ तो हम ये बोले कि एक पेंडुलम मोशन है जहां पे ये एक दो ये क्या रस्सी है और इससे जुड़ा हुआ एक कोई बल्ब है और ये पेंडुलम मोशन कर रहा है इस प्रकार, जैसे घड़ी का जगह सुई है टर्न 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 करता है। तो इसमें जो यहाँ बल्ब है ये किसके द्वारा बना हुआ है, तो एक रस्सी के द्वारा बना हुआ है। एक रस्सी में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। बताए मेरे टेंशन फोर्स क्या है, एक रस्सी के द्वारा लगने वाला फोर्स है। ये इधर लगेगा, रस्सी की तरफ लगेगा, जिधर रस्सी है उधर लगता है टेंशन फोर्स। डायरेक्शन ऐसे लिख दिया। अब देखो ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता करना है इस बल्ब का, तो वो इस प्रकार है। कैसे पता करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जहां पे जैसे मान लो सर्कल है और यहाँ पर पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पता करना होता है ना, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो किसी भी कर्व पाथ पे डायरेक्शन पता करना होता है डिस्प्लेसमेंट का, सिंपली क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये आया, फोर्स डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बिकॉज ऑफ द दिस 90 डिग्री एंगल, दोनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है। जब दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा तो वर्क तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब यहाँ टेंशन फोर्स के द्वारा लगने वाला वर्क क्या है, जीरो है। लेकिन क्या टेंशन फोर्स इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ रस्सी को काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, टेंशन रस्सी को काटेंगे क्या, टेंशन जीरो हो जाएगा। रस्सी को यहाँ काट देंगे तो क्या ये पेंडुलम मोशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये तो फिका जाएगा इधर। तो पेंडुलम मोशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्क जीरो है, फिर भी जो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स इज जीरो, बट टेंशन फोर्स इज इंडीड इंपॉर्टेंट फॉर द पेंडुलम मोशन। तो यहाँ लिखेंगे टेंशन जो है तुम्हारा, टेंशन फोर्स ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर पेंडुलम मोशन। इस पेंडुलम मोशन के लिए टेंशन फोर्स इम्पोर्टेंट है। इवन देयर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज जीरो। वर्क किसी फोर्स के द्वारा किया गया काम जीरो है या नहीं है, उससे उसका इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होता है। किसी भी फोर्स का इंपॉर्टेंस उसके वर्क के जीरो होने या ना होने से डिसाइड नहीं होगा। वर्क जीरो हो भी जाएगा तो भी उसमें वो उसका जो फोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ये सन है और चारों ओर तुम्हारा कौन सा मोशन हो रहा है, ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना भी जस्ट पता है। डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा ठीक है, मान लो जैसे टेंजेंट, ठीक तो थोड़ा यहां बना देते हैं, ज्यादा आसानी हो समझने में, यहां बना देते हैं। ठीक है, चलो इधर लग रहा है तुम्हारा फोर्स Fg। ठीक, अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, हम बताएं किसी भी कर्व पाथ पे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पता करना होता है तो सिंपली क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। टेंजेंट समझ में आता है, टेंजेंट आईसी टेंजेंट पता क्या होता है, टेंजेंट पता क्या होता है, सर्कल पे एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे ना तो वो लाइन बस एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए, एक पॉइंट पे, तो इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, तो यहां टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये रहा टेंजेंट और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहां पर भी वर्क तुम्हारा क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। तो वर्क ड्यू टू जी, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
फोर्स, ये क्या है, 0 है। लेकिन वर्क यहाँ 0 होगा, इसका मतलब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडीड इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन के लिए अभी भी क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात क्लियर यहां तक? वह क्या बोला, अर्थ, हाँ, वर्क ड्यू टू बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो लिख देंगे कि, तो मेरा दोनों का क्या बोलेंगे, इज, क्वेश्चन पूछेंगे इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंपॉर्टेंट, तो क्या आंसर आएगा, यस इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही यहाँ पे प्लैनेटरी मोशन हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये मोशन होता ही नहीं, ये आगे निकल जाता सीधे, ठीक है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या हो रहा है, इधर मुड़ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो थोड़ा सा और वर्क को आगे करते हैं हम लोग। कोई पत्थर है, पूरा फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है, ठीक है। ये कुछ पत्थर वत्थर है, ठीक है, कुछ पत्थर वत्थर है, ठीक। और ये भी कुछ है, कुछ ऐसा समझो क्या फोम टाइप का कुछ है, समझा, फोम 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 टाइप कुछ है ये, ठीक। और यहाँ पे आदमी है और इसको धक्का मारा, तो धक्का मारा तो ये ऐसे पचक गया, क्या गया, ऐसे पचक गया। लेकिन पूरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इसमें भी 0 है, ठीक है। तो क्या दोनों का वर्क 0 होगा? क्या दोनों का वर्क 0 होगा? दोनों का वर्क यहाँ पे 0 नहीं होगा। इसका वर्क जो है तुम्हारा 0 होगा और इसका वर्क जो है ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अनलेस बॉडी क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। वर्क का डेफिनेशन क्या देते, whenever when we apply a force then body will be displaced in the direction of force, then we say that the force work is being done। ये बोले थे कि कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कहेंगे कि उस बॉडी पे काम किया गया है उस फोर्स के द्वारा। तो इन दोनों केस में देख रहे हैं कि फोर्स लगा रहा है लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन एक बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी जो जहां पर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ वहां पर वर्क 0 है, यहाँ पे वर्क 0 नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्क का जो डिफिनेशन अभी तक पढ़े हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अब वहां पे अब बोल रहे हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या मतलब हो गया, तो वह पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यदि हम कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और यहां पे ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है तो बोलेंगे वर्क होता है, यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो बोलेंगे वर्क नहीं होता है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
जो यहां हम अभी फॉर्मूला पढ़े थे W=F.S, यहां पे S जो था डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, नहीं था डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ये नहीं था, ये क्या था, ये S है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बात समझ में आया, बात यहां तक समझ में आया, किसी को समझ में आया? आज तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, ये जो वहां पे ये है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है। आज तक क्या बोलने आ रहे थे, दिस इज द पॉइंट, दिस इज S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, बट आज हम लोग समझने हैं क्या, दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऑफ फोर्स। बात क्लियर है यहां तक? ठीक, क्योंकि तो क्या होता था ना, जैसे क्या होता था कि यहां पे सपोज करो कि एक बॉडी है और ये यहां, ये हो गया तुम्हारा, मानो कि ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मान लेते हैं ये है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इधर लगा रहे थे, सच में फोर्स लग गया, इधर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, अब ये बॉडी है, आयुषी का सोई भी है, ये जो बॉडी है उधर, ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, तो अब यहां सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो x है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का बॉडी कितना है, x है। तो 99% केस में, 99% केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉडी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, क्या बॉडी। बात क्लियर यहां तक? 99% में ये दोनों बराबर होता है, इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बोल करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन 1% केस हो सकता है कि वहां पे ये दोनों बराबर ना हो, ये दोनों इक्वल ना हो, इक्वल ना हो। बात क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? इक्वल ना हो, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डिस्प्लेसमेंट का बॉडी का दोनों का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, उस केस में वर्क हमारा आराम से सीधे बड़े डिस्प्लेसमेंट देख लो। लेकिन यदि सेम नहीं है, उस केस में वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक नहीं है, तो यहां तक 9th वाला चिल मारेगा। अब 11th वाला देखो, 11th वाला देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बॉडी तुम्हारा डिस्प्लेस हुआ है, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए का कोटे दिया है 3, 4, 1 टू पॉइंट बी, जिसे कोटे दिया 4, 1 ऐसा कुछ दिया है, 4, 1, 5 ऐसा समथिंग दिया हुआ है। फाइंड दी वर्क डन, बताओ जल्दी बताओ, फाइंड दी वर्क डन बाय दी फोर्स, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकता है सब कोई, यदि 9th वाला नहीं करना चाहेगा नहीं भी कर सकता है, करना चाहे कर सकता है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज applied on a block, ठीक है, of mass 2 kg, of mass 2 kg at an angle of 37 degree as shown in figure। ठीक है, if
टाइम 0 पे, इफ t इक्वल्स टू 0, u इसका 0 है, देन फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन टू। ये क्वेश्चन तो 9th वाला ट्राई कर सकता है और 11th वाला ट्राई करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज तुम लोग बस जान लो, बस 2-3 वैल्यू तुमको बता देते हैं यहाँ थोड़ा सा। कॉस से दो कॉस 37 का वैल्यू जान लो तुम लोग कितना होता है, 4 कॉस 3/5 होता है, और कॉस 37 का वैल्यू 3/5 होता है। तो साइन 37 का यूज करेगा तो साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, 4/5। ठीक है, ये वैल्यू होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। u0, u मतलब है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका मतलब ये। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ है, ये क्या मतलब हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को उसमें इंक्लूड किए हैं, थोड़ा सा मोशन जो पढ़े थे उसको यहाँ पे इंक्लूड किया इस सवाल को। ठीक है, बना तुम लोग थोड़ा सा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फोर्स दिया हुआ है और लोकेशन दिया हुआ है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, सिंपल है। पहला का सॉल्यूशन देखो, वर्क उससे क्या होता है बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। फोर्स दिया हुआ है कितना, 2i 3j प्लस 4k, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कितना दिया हुआ है, 341 और बी दिया हुआ है कितना, 415। चलो आर निकालो, क्या होता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2 कितना है, 4 माइनस 3 गया 1 आई कैप, 1 में से 4 गया माइनस 3 j कैप प्लस 5 में से 1 गया 4 k कैप। तो कितना आ गया है, 1 आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। निकालो वर्क, ठीक, गुना करेंगे 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16, कितना हुआ, 16 3 19 10 जूल। कोई दिक्कत, सारा दम था। चलो दूसरा सवाल देखो, क्या बोला दूसरा सवाल, बोलता है एक फोर्स है 10 न्यूटन का, मतलब फोर्स इक्वल कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन। बोलता है ब्लॉक पे लग रहा है, उसका मास दिया हुआ है 2 kg, जो जिस ब्लॉक पे लग रहा है उसका मास कितना दिया हुआ है, 2 kg। और वो एंगल भी देखो, सब कुछ दिया हुआ है, जैसे ब्लॉक है इसका मास 2 kg है, उस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, और यहाँ एंगल दिया है 37 डिग्री। ठीक, एंगल दिया 37 डिग्री, और बोलता था इनिशियली वो कहाँ है, 0 पे,
टाइम 0 है, बताओ 2 सेकंड में कितना वर्क होगा? बच्चा वाला सवाल। 2 kg का एक ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, फोर्स इधर लग रहा है, एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। वर्क क्या होता है? Fx cos थीटा। F पता है 10 न्यूटन, S नहीं पता है, और cos 37 का वैल्यू भी बताए थे यहाँ पे। देखो cos 37 का वैल्यू कितना था? 3/5 है, वो वही नहीं बताएंगे, बस जान लो cos 37 का वैल्यू होता 3/5, गिवन दिए थे क्वेश्चन में। तो क्या 10s इंटू 3/5 गुना कर दिया, 2 से कटेगा कितना? 3s हुआ आंसर। अब 3s में अभी डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो u 0 है, ठीक है, s इक्वल्स टू क्या हो गया? हाफ at स्क्वायर। u 0 दिया हुआ देखो। अब बताओ समय कितना है? 2 सेकेंड है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन नहीं पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बटा मास। फोर्स दिया है 10, मास दिया है 2, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतना आ गया। तो एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्सेलरेशन आ गया 5, टाइम दिया है 2, 2 का स्क्वायर 4, कट गया 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब यहाँ पुट करो, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30 जूल आंसर आ गया। सवाल में कोई दम था? बच्चा का सवाल था। अब तुम पूछा cos 37 का मान कैसे हो गया, इतना भी मत पूछो, ठीक है, बस इतना जान लो कि cos से हम इसीलिए यहाँ गिवन दे दिए थे, तुम लोग बनाओ इसको। ये वैल्यू याद रखना पड़ता है, ये वैल्यू हमेशा याद रखना पड़ता है, हमेशा 37 का ही मान पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लो, 3/5 होता है, sin 37 4/5 होता है। ये ट्रायंगल याद रख सकता था, ये ट्रायंगल भी याद रख लो। हैं 7 आंसर 60 होगा। आंसर क्या निकाले? कितना? 30 निकाले, कहा 60 निकाले? बताओ। एस आया कितना? 10 आया ना, तो 30 इंटू 10 कितना होता है? 10 इंटू 3 इंटू 10 कितना होता है? 2 नहीं, 5 आया ना, 10/2 5 आया, तो 5 हो गया यहाँ पे। 2 का टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ था, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 कट गया 10, 5 दूना 10 हुआ, ठीक। तो 3 इंटू 10 60 कैसे होगा यार? अच्छा यहाँ 3 दूना 6 है सर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ 3 दूना 6x है, 6x है, ठीक है। 6 इंटू 10 60 जूल, ठीक। कोई दिक्कत? चलो ये भी हो गया 1 नंबर, और ये 2 नंबर, दोनों हो गया है। 2 नंबर आंसर था, छाप दिया दोनों, छाप दो। नहीं, एक सवाल करो, बाद में छापना है उसको, बाद में छापना नहीं है, गाँव घर भाग रहे हैं क्या? A block of mass 2 kg is placed on a wedge fixed to the truck, fixed to the truck, moving with velocity, moving with velocity
4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द वर्क डन by the friction force on the block in 2 seconds. नाइन थोड़ा ट्राई नहीं करेगा। नाइन थोड़ा ट्राई नहीं करेगा और सब ट्राई करेगा। देखो सॉल्यूशन, दो क्या बोला सवाल, बोलता है एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है और वो कहाँ है, वो प्लेस कहाँ पे है, ट्रक पे। तो ट्रक बना देते हैं पहले। ये ट्रक है और उस पे प्लेस है कहाँ पे, एक वेज बनाते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है मास का 2 kg का दिया हुआ है, ऐसा फोटो है। और ये गाड़ी है वो किससे बढ़ रहा है, वो इतना स्पीड से बढ़ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे, यहाँ पे रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। चलो, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना लगा रहा हो ये निकालना है, ठीक है। दो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वेज है और ये ब्लॉक है, ठीक। ये दिया 2 kg का मास है। सबसे पहले इस पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो कैसे होगा, नीचे लगेगा क्या, ग्रेविटी लगेगा mg, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत, इसमें एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। एंगल के बारे में पता है, एंगल के बारे में, एंगल के बारे में क्वेश्चन में एंगल देना पड़ेगा। तो एंगल को देखते कितना है, एंगल नहीं दिया ना, ठीक है। एंगल वाले में कुछ पता नहीं है, एंगल के बारे में यहाँ क्वेश्चन में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो क्या, तो दूसरा तरीका देखो, दिमाग लगाते हैं। देखो वर्क तो क्या पढ़ी हो तुम लोग, fx cos थीटा इंटू ds, ये पढ़ी हो, ds अभी ये पढ़ी हो ना, ठीक है। हल्ला नहीं करो। अब देखो यहाँ पे, दो यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया y। यदि यहाँ पे f है और ये थीटा है तो यहाँ पे कितना होगा बताओ, fx cos थीटा होगा और इधर कितना होगा, f sin थीटा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं जो फोर्स है ना, ये fx cos थीटा, ये f cos थीटा जो है तुम्हारा, ये क्या है, f पैरेलल, इसको नाम देते हैं f पैरेलल और इसको नाम देते हैं f परपेंडिकुलर। दो नाम दे दिए,
एफ पैरेलल, पैरेलल किसके? पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल किसके? पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दो फोर्स है, एक फोर्स है पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा फोर्स है परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। दो फोर्स हो गया। एफ का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है बेसिकली? ये है पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला क्या लिख देंगे? पैरेलल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक। तो अब हमको देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये इधर गिरना चाहेगा, यदि ये इधर गिरना चाहेगा ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो, तो यदि हम लोग बात करेंगे इसका कंपोनेंट बताओ, तो यहाँ इधर जो कंपोनेंट होगा ये mg परपेंडिकुलर, देखो ये क्या होगा, इसको f बोल देते हैं, ऐसा w बोल देते हैं, तो ऐसा w, ठीक। ये पता है ये क्या होगा? w mg cos थीटा होता है, ये पता है ना। और ये कितना होता है? mg sin थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा, ये पता है? हाँ, तो ये थीटा होगा तुम्हारा, तो ये हो गया mg sin cos थीटा, इधर mg sin थीटा। और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखता है, ऐसे मोशन के अपोजिट में रखता है फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन। बाउंस मार रहा है क्या? बाउंस मार रहा है, बाउंस मार रहा है। हाँ समझ में आ गया ना। देखो कुछ नहीं किया, कंपोनेंट तोड़े हैं। ये एंगल थीटा मान लो, तो ये एंगल थीटा है। यदि वो एंगल थीटा है, देखो सिंपल बात है भाई साहब, कुछ नहीं, प्रोजेक्शन है ये, कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन है। देखो सपोज ये देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे मास है, ये एंगल थीटा है, यहाँ एक ऐसा है, तो ये 90 होगा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो बताओ ये कितना होगा? थीटा होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे mg है तुम्हारा, ये तुम्हारा mg है, तो बताओ इस तरफ mg cos थीटा नहीं होगा? जिस तरफ cos लगा होता है mg cos थीटा, और इसके अपोजिट वाला क्या होता है? mg sin थीटा, ठीक है। इसको समझने के लिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को देखना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि दो फोर्स है ऐसे, और यदि ये मानो f है, तो यदि थीटा है तो जिस तरफ घूमेंगे वहाँ एफ cos थीटा लगाएंगे, और जिस तरफ थीटा नहीं लिखा हुआ उस तरफ घूमेंगे तो f sin थीटा लगाएंगे। बताए हुए हैं 200 बार। इसीलिए इस तरफ हो गया f sin थीटा, इस तरफ हो गया f cos थीटा, ठीक है। लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई साहब, नीट और आईटी निकालना है नहीं निकालना है, तो ऐसे और कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से, ये क्या है? रेस्ट पे है, ये क्या है? रेस्ट पे। जब कोई बड़ी रेस्ट पे रहता है, बड़ी जब रेस्ट पे है, इसका मतलब उस पर एफ नेट क्या होगा? 0 होगा। एफ नेट क्या होगा उस पर? 0। यदि हम इस एक्सिस की बात करें, ये सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलाउ, और ये ऊपर मान लेते हैं वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलाउ नेट फोर्स कितना हो गया बताओ? mg sin थीटा अब माइनस फ्रिक्शन इक्वल 0। फ्रिक्शन को तो क्या हो गया? सॉरी mg cos थीटा, mg sin थीटा है, हाँ mg sin थीटा है, तो क्या फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स क्लियर हो गया, mg sin थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, और अब देखो आते हैं वर्क क्या होता है? एफ पैरेलल इंटू एक्स। एफ पैरेलल कौन सा है? ये एफ पैरेलल है, mg sin, देखो तो ये हो गया, और ये क्या हो गया? एफ यदि ऐसा है दो तो बोलेंगे पैरेलल, यदि ऐसा है तो क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल के बीच में डिफरेंस क्या होता है? माइनस साइन डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस mg sin थीटा। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? हाँ, फॉर्मूला यहाँ पे क्या दो? ये फॉर्मूला है एफ एक्स कॉस थीटा, तो एफ को लिख दिए, तुम्हारा एफ को क्या लिख दिया? mg sin थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स है एफ, mg sin थीटा, ठीक। अब यहाँ एस क्या है? एस नहीं पता है हमको, कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिखे? माइनस mg
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एस। अब एस बताओ कितना होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट वाला बात करते हैं। देखो गाड़ी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड, चला कितना देर तक, 2 सेकंड तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। गाड़ी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, चला 2 सेकंड तक, तो टोटल कितना दूरी तय करेगा। हाँ 8। कौन बोला 8? 8 होगा नहीं यार, नहीं पता है ये। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा 8 मीटर। क्यों होगा, तो ये गाड़ी है, गाड़ी का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस इक्वल टू बोलो, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, हो गया क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 4 इंटू 2 हो गया 8 मीटर। चलो माइनस एम जी, 8 गुना कर दिए और साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा तो दिया ही हुआ नहीं है यार, थीटा के बारे में नहीं दिया हुआ आंसर, ये उतना ही हो जाएगा। दिस इज द आंसर, क्योंकि थीटा के बारे में एंगल और कुछ फाइंड है नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थीटा के बारे में कुछ दिया नहीं है, क्या करें। ठीक है, थीटा यहाँ दिया हुआ नहीं, आप जितना एंगल दिया रहेगा ना उस अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर होगा। 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री अकॉर्डिंग निकालना, उसका यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है बस सवाल में। बात समझ में आया, थोड़ा छोटा कर दे, देखो फिर से समझा देते हम। देखो देखो क्या किया, सवाल देखो क्या बोल रहा है, फिर समझो। बोलता है एक मास है 2 kg का जो प्लेस है वेज पे, इसको वेज बोलते हैं, जो इंक्लाइन प्लेन इसको वेज बोलते हैं। वो ट्रक पे है और ट्रक मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ट्रक और ये जो ब्लॉक है ना ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक के रिस्पेक्ट में। और बोलता वर्क निकालना है का फ्रिक्शन फोर्स द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पहले पता करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स पता करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स पता करने के लिए पहले ये डायग्राम बनाए, और यहाँ पता चला फ्रिक्शन फोर्स जो है एम जी साइन थीटा के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के बराबर। यहाँ निकालें ये एफ क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा बराबर है। जहाँ फोर्स था वहाँ लिख दिया एम जी साइन थीटा। माइनस साइन क्यों लगाए हैं, क्योंकि बताए हुए थे यदि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। डेट मीन्स यहाँ नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाए हैं। और समझा, एफ के जगह लिख दी एम सी बोलते हैं, एम जी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिख दिया यहाँ पे, कॉस थीटा, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए देखो क्या, गाड़ी है 4 मीटर पर सेकंड जा रही है और समय लगा रही है 2 सेकंड, तो स्पीड इंटू टाइम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए 8 मीटर, यहाँ 8 मीटर डाल दिए। अब एंगल हमको नहीं पता है, तो एंगल नहीं पता तो इससे आगे सवाल नहीं बढ़ेगा। एंगल भी पता होता तो इसमें सब एंगल पुट करते और पूरा आंसर निकाल देते। समझ में आया, वो पता नहीं आया, ऐसे बोलने से क्या होगा। आगे तो बताता हूँ, सेम सवाल में सेम क्वेश्चन बताओ, वर्क डन बता, व्हाट विल बी वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स द्वारा कितना वर्क डन होगा, बता दो। नॉर्मल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, देखो 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 देखो, ये ट्रक ये है हमारा, ऐसा ब्लॉक था ये। देखो हमें नीचे क्या लगता है, एमजी लगता है, और नॉर्मल लगता है इससे, ये नॉर्मल हुआ। इस तरफ क्या लगेगा, एमजी कॉस थीटा, एमजी कॉस थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। और
और इधर लगेगा mg साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या लगेगा तुम्हारा बताओ, इधर तुम्हारा क्या फ्रिक्शन फोर्स, ये होगा टोटल तुम्हारा। ठीक है, अब बताओ तो वर्ग इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, वर्ग होता है एफ एक्स कॉस थीटा। एफ क्या है यहाँ नॉर्मल, यहाँ फोर्स क्या है, फोर्स क्या है नॉर्मल, नॉर्मल। तो बताओ ये रेस्ट पे है, बॉडी इज रेस्ट, यदि रेस्ट पे बॉडी है तो ऊपर वाला फोर्स जितना होगा नीचे वाला फोर्स भी उतना ही होगा, दैट मीन अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स जो होगा बराबर किसका होगा, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है नॉर्मल, डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg cos थीटा। क्या है mg cos थीटा, यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा mg cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट पता है 8 होगा, तो निकाल चुके हैं, और cos थीटा है cos थीटा है, तो क्या हो गया यहाँ बताओ, तो 8 हो गया 8 mg cos स्क्वायर थीटा। अब जितना एंगल दिया हुआ उससे वर्क निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में यदि एंगल दिया रहेगा तो वर्क निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा मास भी दिया है 2 kg, तो और सॉल्व कर सकते हैं 8 × 2 × 10 इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो क्या गया 8 × 2 = 16 × 160 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा पता होगा तो आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या हमारा, सॉरी वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट एस, ये बताएं। ठीक है, अब यहां मानते हैं क्या कि फोर्स जो है ये सवाल जो है, ये सवाल ये होगा कब होगा ये क्वेश्चन, ये जब होगा फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट होगा तब ये लगाओगे तुम। जब तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट होगा तब ये तुम लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा फोर्स वेरिएबल हो, जब तुम्हारा फोर्स क्या हो वेरिएबल हो, तो वेरिएबल जब भी फोर्स हो जाता है उस समय हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस का। क्या यूज करते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस में हम पढ़ाए हुए हैं कि हम यहां पे क्या लेंगे बताओ, जैसे मानो कि ये है ग्राफ, ये हो गया एस और ये हो गया फोर्स। ठीक, और मान लो कि ये कोई कर्व है। ठीक, तो कैलकुलस में हमेशा हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, छोटा सा डीएस एलिमेंट लेते हैं। डीएस एलिमेंट में कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। हमेशा कैसा लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएस। अब हम क्या बोलेंगे कैलकुलस में, हमें देखो क्या होता है ना, ये फॉर्मूला हम कहां यूज कर सकते हैं, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट ना होकर क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा लेते हैं। क्यों लेते हैं बहुत छोटा, सपोज फोर्स वेरिएबल है भी, जैसे मानो घड़ी का सुइया है, घंटा का सुइया आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घंटा का सुइया बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यदि 1 सेकंड का बात करेंगे, 1 सेकंड में कितना घंटा का सुइया चला तो पता चलेगा नहीं। क्यों नहीं, तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि हम यदि डिस्प्लेसमेंट छोटा ले लेंगे, उस समय का लगने वाला फोर्स वेरिएबल है लेकिन वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या बोल रहे हैं देवानंद, छोटा डिस्प्लेसमेंट इसीलिए लेते हैं तो छोटा डिस्प्लेसमेंट में डीएक्स क्या होता है, डीएक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट छोटा, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डीएस एलिमेंट में फोर्स जो लग रहा है वो बहुत छोटा है, जो फोर्स का चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा चेंज हो रहा है, इतना छोटा चेंज हो रहा है कि मान लो कि वो क्या है कांस्टेंट है, मान लो क्या है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको क्या मान लेना है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट माना तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो लग उसमें होने तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। कैसा लेंगे, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो क्या है तुम्हारा डीएस। इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, बहुत छोटा डीएफ, इस पे लगने वाला फोर्स बहुत छोटा डीएफ। इसीलिए बोले यहाँ पे कि डीएफ जो होगा किसके बराबर होगा, ऐसा ऐसा सॉरी वर्क, और इस पे लगने वाला सॉरी इसमें लगने वाला फोर्स तो एफ ही है, इस पे लगने वाला फोर्स तो एफ ही है, लेकिन इससे जो वर्क होगा वो बहुत छोटा वर्क होगा, डी डब्ल्यू। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट छोटा, उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट छोटा, यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो उस फोर्स का जो फोर्स एक्चुअली वेरिएबल है लेकिन वो वेरिएबल की तरह दिखेगा नहीं, वो क्या दिखेगा कांस्टेंट दिखेगा। क्यों, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है, चेंज छोटा इतना है कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, उसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए, ठीक ठाक कर लिए सर, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा तो वर्क डन भी क्या होगा बहुत छोटा होगा। इसीलिए यहां पे लिखेंगे वर्क डन जो है तुम्हारा
वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, dW इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डॉट एफ डॉट डी एस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। बस समझ में आया, ये डिफरेंशियल फॉर्म है वर्क डन का, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम डिफरेंशियल फॉर्म बताए वर्क का, dW इक्वल टू एफ डॉट डी एस। कोई दिक्कत? यहां पर जो वर्क है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक। आगे चलो, यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया फोर्स और ये हो गया एस डिस्प्लेसमेंट, और सब कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, यदि हम एक छोटा सा एलिमेंट यहां से लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है ds, और ये फोर्स कितना है यहां से यहां तक F। तो यदि इसका एरिया निकाले, छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया हुआ क्या था dA, dA क्या हो गया, छोटा सा एरिया हो गया, उसका क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्स इंटू ds, फोर्स इंटू ds। छोटा सा एरिया ये हो गया तुम्हारा। यदि हम पूरा एरिया निकालना चाहें, इस पूरे अंडर का कर्व, इसके अंडर का पूरा एरिया निकालना चाहें, ये एरिया पूरा निकालना चाहें, तो क्या करना पड़ता है बताओ, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तुम लोग को देखो एक बात समझो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अच्छा मानो ये दीवार है, ये क्या वाल है, ये वाल बना हुआ ईटा से, एक ईटा को निकालना डिफरेंशिएशन कहलाता है, एक ईटा को निकालना डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये पूरा कर्व है, इसका छोटा सा पार्ट ले लिए तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। लेकिन उसी एक ईटा के हेल्प से पूरा दीवार बना लेना, पूरा दीवार बना देना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। एक ईटा निकालना डिफरेंशिएशन कहलाता है, उसी ईटा के हेल्प से पूरा दीवार बनाना इंटीग्रेशन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है देवानंद? एक पूरी इस दीवार में से एक ईटा निकाल देंगे, तो ये तरीका क्या है मैथमेटिक्स का, इस तरीका को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसी ईटा के हेल्प से पूरा दीवार बना देना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको बिठाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है समेशन, जोड़ना। क्या मतलब होता है, जोड़ना, समेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन होता है। तो एक ईटा है, अब यहां भी एक ईटा लेंगे, यहां भी एक ईटा, पूरा ईटा, सारा ईटा को जोड़ देंगे तो क्या इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा एरिया है, छुट्टू एरिया है। फिर यहाँ पे भी एक छुट्टू सा एरिया लेंगे, इतना दूर, ठीक है। यहाँ भी छुट्टू सा एरिया लिए, यहाँ भी छोटा सा एरिया लिया, सब पूरा एरिया छोटा छोटा एरिया जोड़ रहे हैं, सब छोटा छोटा एरिया जोड़ रहे हैं, सब एरिया जोड़ रहे हैं, सब एरिया जोड़ रहे हैं, जोड़ 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 जोड़, पूरा एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा। बेपुत्र हंसो मत, पूरा एरिया निकल जाएगा। इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हम लोग dA को निकाले हैं F इंटू ds। यदि इसको यहाँ से इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ये क्या हो गया, पूरा एरिया हो गया F इंटू ds, ठीक है, F इंटू ds। यहां पे देखो, इसको भी सॉल्व करते हैं। वर्ड का क्या हो गया, F इंटू ds। तो F इंटू ds बेसिकली है क्या, F इंटू ds दिख रहे हैं यहाँ पे एरिया है। इसका मतलब क्या होगा, ये एरिया क्या देगा बताओ, ये एरिया क्या देगा, ये एरिया क्या देगा, ये एरिया देगा तुम्हारा वर्क। क्या देगा, वर्क देगा। हम क्या समझाए, देखो हम बताए, सिंपल यही बात बताए। ये हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसमें कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है। इस कर्व का एरिया निकाल दो, इस कर्व का एरिया निकाल दो, एरिया, वो एरिया तुमको वर्क दे देगा, ये एरिया वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे ये हो गया 0 और ये हो गया मान लेते हैं 10, और यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे मान लेते हैं 10, ठीक है। चलो एरिया बताओ इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, वो लगेगा फॉर्मूला। हाँ, ये मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये ए मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या था एरिया बताता, √3/4 होता है, 4, तो हो गया √3/4, और ए कितना है यहाँ से यहाँ तक 10, तो 2 यहाँ हो गया 5,
हो गया 5√3 जूल। बात समझ में आया? यदि कोई कर्व है F इंटू एस, उसके अंदर का कोई ग्राफ है F इंटू एस का, एफ एस का ग्राफ है, उसमें कोई कर्व दिया हुआ है, उस कर्व का सिंपली एरिया निकाल दो, उसमें वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व एफ एस, ऐसा एरिया अंडर द कर्व एफ एस। ठीक है, एफ एस एक ग्राफ है जिसका एरिया निकाल अंदर, ऐसा लिखते हैं, थोड़ा और अच्छा से लिखते हैं। एरिया अंडर द कर्व ऑफ ग्राफ, किसका ग्राफ है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। गिव्स यू क्या दे देगा? वर्क डन। ठीक है, सिंपली फोटो बना दो। ये हो गया, मान लो ये कुछ ग्राफ है, इसका एरिया ऐसे करके, ये एरिया है, ये हो गया फोर्स, और यहाँ एस इसका एरिया जो तुम्हारा है, और एरिया निकलेगा किससे? इंटीग्रेशन, ये देखो ये वाला चीज है। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा वर्क है। छोटा सा एलिमेंट लिए थे, ये अगर ds इंटू एफ, एरिया क्या बराबर हो जाएगा तुम्हारा? वर्क का। समझ में नहीं आया?